नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पूरा एक हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा और आपको इससे पता चल जाएगा कि किस तरह का पेपर आपका आने वाला है। उसमें कितना ग्रामर होगा, कितने क्वेश्चन आंसर आएंगे, कितने गद्यांश को पढ़ के आपको उनके आंसर देने होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये 5 प्रश्न हैं, एक मार्क्स के, यानी कि आपका टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है क्योंकि समाज के बिना उसका जीवन अधूरा है। समाज में रहते हुए उसे अपने सुख दुख को कहने, सुनने तथा विचारों का आदान प्रदान करने एवं कार्यों में सहयोग लेने के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वह दिल खोलकर अपनी सब बातें कर सके। ऐसा व्यक्ति ही मित्र कहलाता है। तो आपको पता होगा, जो आपका मित्र होगा उससे आप अपनी हर तरह की बातें शेयर करते होंगे। मित्र का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। कुछ लोग किसी की बाहरी चमक दमक, बोलचाल तथा आर्थिक स्थिति को देखकर उससे मित्रता कर लेते हैं। इस प्रकार की मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती। सच्चे मित्र का चयन करने के लिए उसके व्यवहार, आचरण तथा चरित्र पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो देखिए, ये गद्यांश पढ़ के आपको अच्छा मित्र चुनने में सहायता मिलेगी। सच्चा मित्र विश्वास पात्र, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला, विनम्र, सदाचारी तथा चरित्रवान होता है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला है, मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, समाज के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। उसे दूसरों के सहयोग की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उसे सामाजिक प्राणी कहा गया है। इसका जो पार्ट नंबर ख है वो देख लेते हैं। व्यक्ति को मित्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जैसा भी हमने गद्यांश में पढ़ा, अपने सुख दुख को कहने, सुनने तथा विचारों का आदान प्रदान करने एवं कार्यों में सहयोग के लिए व्यक्ति को मित्र की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद इसका पार्ट ग है, किस प्रकार की मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती है? इसका आंसर है, किसी की बाहरी चमक दमक, बोलचाल तथा आर्थिक स्थिति को देखकर की गई मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती है। उसके बाद इसका घ पार्ट जो है, सच्चे मित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो इसका आंसर है, सच्चा मित्र विश्वास पात्र, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला, विनम्र, सदाचारी तथा चरित्रवान होना चाहिए। उसके बाद इसका अगला पार्ट है, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो यानी जो भी हमने गद्यांश पढ़ा है उसके लिए कोई अच्छा सा नाम यानी अच्छा शीर्षक देना है। तो उपयुक्त गद्यांश के लिए सच्चा मित्र उचित शीर्षक है। तो इनके हिसाब से जो सच्चा मित्र है इस गद्यांश के लिए बहुत अच्छा शीर्षक है। तो अगर आपको इससे कोई बेहतर शीर्षक लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पद्यांश पढ़ लेते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही सिर पर हो भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। कितनी खूबसूरत कविता है। अब इसका पार्ट क जो है, कौन कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार? तो इसका उत्तर है, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। उसका इसका ख पार्ट है, पर्वत क्या कहता है? उसका आंसर, पर्वत ऊंचे बन जाने को कहता है। उसका इसका ग पार्ट है, गिरी पहाड़ अचल किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका आंसर है, उपयुक्त शब्द सभी पर्वत शब्द के पर्यायवाची हैं। यानी गिरी, पहाड़, अचल ये सब क्या है? पर्वत शब्द के पर्यायवाची है। उसके बाद इसका घ पार्ट है, इनमें से किस शब्द का अर्थ कोमल है? तो आपके ऑप्शन में शीश, मृदुल, धैर्य और तरंग। तो मृदुल शब्द का अर्थ होता है कोमल। उसका अगला पार्ट है, पर्वत, सागर, पृथ्वी और नभ हमें क्या देते हैं? तो इसका आंसर है, पर्वत, सागर, पृथ्वी और नभ हमें जीवन में सीख देते हैं। उसका खंड ख पढ़ लेते हैं।
खंड ख में क्वेश्चन नंबर 3 का भाग पहला है, उसके पहले भाग के 2 भाग हैं, क और ख दोनों 1-1 मार्क्स के, यानी ये पहला भाग जो है वो 2 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो क जो है वो थकना, तो इसका भाववाचक हो जाएगा थकावट। ख है पिसना, तो इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा पिसाई। उसके बाद इसका भाग 2 है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा खग, पखेरु, विहग। घर, घर का पर्यायवाची शब्द जाएगा निकेतन, गृह, आलय, भवन। इच्छा का पर्यायवाची शब्द जाएगा चाह, कामना, अभिलाषा। घमंड का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अहंकार, दर्प, अभिमान। उसका इसका भाग 3 है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। भाग क है, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, तो इसका आंसर होगा बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। इसका ख भाग है, सारे देश भर में बात फैल गई है, इसका उत्तर है सारे देश में बात फैल गई है। फिर इसका चौथा पार्ट है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय पहचानिए। कथाकार, तो इसमें प्रत्यय है कार। और ख जलन, तो इसमें प्रत्यय है अन। उसका भाग 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। तो इसका क भाग है, मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। तो जो है वो यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है, इस पूरे वाक्य में दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, ये पूरे वाक्य को जोड़ रहा है जो, इसलिए जो क्या है यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका ख भाग है, यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। तो जो जिसे वर्ड है उसे रेखांकित किया गया है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इनके बीच में संबंध दर्शा रहा है। उसके बाद ग, जो करेगा शो भरेगा। तो जो और शो जो है ये रेखांकित है, क्योंकि ये पूरे वाक्य में संबंध को दर्शा रहे हैं। इसका भाग 6 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो वसंत, वसंत में क्या होता है, पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पतझड़। विरोध का हो जाएगा समर्थन, आरंभ का हो जाएगा अंत। उसका इसका भाग 7 है, संधि विच्छेद कीजिए। क पुरस्कार, पुर प्लस कार। देहांत, देह प्लस अंत। इसका भाग 8 है, निम्नलिखित रेखांकित विशेषण शब्द भेद पहचानिए। क है, इस साल अधिक वर्षा हुई। तो अधिक, ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। ख, यह पुस्तक मेरी है। तो यह जो हो गया सार्वनामिक विशेषण हो गया। उसके बाद इसका 9th है, नीचे दिए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। क है दान, तो इसमें आ जोड़ के हम आदान बना सकते हैं। राग में अनु जोड़ के अनुराग बना सकते हैं। इसका भाग 10 है, इन्हीं 3 मुहावरों के अर्थ लिखिए। आकाश पाताल एक करना, तो इसका मतलब होता है बहुत अधिक परिश्रम करना। कलई खुलना, भेद खुलना। ग है, खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। घ है, पहाड़ टूटना, तो इसका आंसर होगा बहुत भारी कष्ट आ जाना। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका पहला पार्ट है, पार्ट में ऐसा क्यों लगा है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। इसका आंसर है, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी से ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। तो इसका आंसर है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। इसी कारण उस समय धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और धरती में जानवरों और पौधों का जन्म हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यानी टोटल 9 मार्क्स का है। इसका पहला भाग है, कुछ खास तो नहीं, हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ। तो इसका आंसर है, एक बार हेलन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलन केलर ने
उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उसके मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। यह सुनकर हेलन केलर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे आंखें होकर भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वे तो आंखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती है। उसके बाद इसका दूसरा भाग है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही पाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार कर लिखो। तो इसका आंसर है लोकगीत और लोक नृत्य गाँव या कबीलों में ही प्रसिद्ध है, क्योंकि शहरी जीवन अति व्यस्त होता है। शहर में जगह की भी कमी पाई जाती है, परंतु कुछ खास अवसरों जैसे त्यौहार, धार्मिक अनुष्ठान आदि पर यहाँ पर भी लोग अपने अपने गाँव से लोक कलाकार और लोक नर्तकों को बुलाते हैं। इसका भाग 3 है, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। पाठ से 3 अलग अलग प्रसंग अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। तो इसका उत्तर है, पहला, गांधी जी आश्रम में चक्की में आटा स्वयं पीसा करते थे। उसका दूसरा है, आश्रम में वे सब्जियां छीलने का कार्य करते थे। उसके बाद तीसरा है, आश्रम के नियमानुसार सभी को मिल बांटकर बर्तन साफ करने पड़ते थे। एक बार उन्होंने बड़े बर्तनों की सफाई का काम अपने हाथ में ले लिया। उसका चौथा भाग है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? इसका आंसर है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है, क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है। उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया है। इसका भाग 5 है, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? तो इसका उत्तर है, कहा जाता है कि इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। ज़रूरत के अनुसार उसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डालियानुमा चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 4 प्रश्न हैं 2 मार्क्स के, तो ये टोटल 8 मार्क्स का हो गया। इसका पहला क्वेश्चन है, कविता में स्वाधीनता संग्राम के किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? तो इसका आंसर है, कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीज फूटे जरूर थे, परंतु संगठन का अभाव, राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट आदि के कारण हमारा आंदोलन सफल न हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। इसका दूसरा भाग है, कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई है और क्यों? तो इसका उत्तर है, कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई है। माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा अपने आप को निर्भय और सुरक्षित समझता है। इसका भाग 3 है, राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे? तो इसका उत्तर है, राम से अपनी पत्नी की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। सीता का प्यास के मारे बुरा हाल था और लक्ष्मण पानी की तलाश में गए हुए थे। अतः जब तक लक्ष्मण लौट कर आते हैं तब तक वे सीता की व्याकुलता और कष्ट को कम करना चाहते थे, इसलिए राम बैठकर देर तक कांटे निकाल रहे हैं। उसके बाद इसका चौथा भाग है, धरी धीर दय का आशय क्या है? तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय धैर्य धारण करने से है। सीता वन मार्ग पर अग्रसर होते हुए राम का साथ देते हुए तकलीफ़ों को सहते हुए मन ही मन स्वयं को धीरज बंधाकर बड़े ही धैर्य के साथ वन मार्ग पर चल रही थी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो सभी 1-1 मार्क्स के, यानी टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका क भाग है, बुंदेले हरबोलो के मुंह से हमने कौन सी कहानी सुनी है। तो इसका उत्तर है, बुंदेले हरबोलो के मुंह से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। उसके बाद इसका ख भाग है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर है, प्रकृति के अनमोल खजाने को, उसके अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाले नित्य प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। इसका ग भाग है, कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है, अपनी माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसकी ममता के आंचल की साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं कहा गया है। इसका घ भाग है, नारियों के गीतों की क्या विशेषता है। इसका आंसर है, नारियों के गीतों की विशेषता है कि वह दल बांधकर गाए जाते हैं। इसका अगला भाग है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया। तो इसका आंसर है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया। उसके बाद इसका च भाग है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। तो इसका आंसर है, मार्ग में 2 कदम चलते ही सीता के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, उनके होठ सूख गए और वे शीघ्र ही थक गई। उसका 6 भाग है, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है। तो इसका आंसर है, 3 वर्ष से अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा बांस कहा जाता है। इसका जो भाग है, लक्ष्मीबाई अपने आप में स्मारक थी, ऐसा क्यों कहा गया है। इसका आंसर है, लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए जिनके लिए वह अमर रहेंगी, इसलिए कहा गया है कि उसे याद करने हेतु किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। सभी 1-1 मार्क्स के हैं और ये 5 है, तो ये टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बाँस की छपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरों पर खपचियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती है। इसका पहला भाग जो है, उपयुक्त गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर घ है, सास सास में बास, क्योंकि इसमें बास का जिक्र किया गया है। उसके बाद इसका दूसरा भाग है, मछली किससे पकड़ी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ख जो है, जकाई। का तीसरा भाग है, उपयुक्त गद्यांश में किस प्रदेश की बात की गई है। तो इसका आंसर क है, असम। उसका चौथा है, बाँस की खपचियों को किस प्रकार बांधा जाता है। तो इसका आंसर क है, शंकु के आकार में। इसका पार्ट 5 है, मछली शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द दे। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है, मत्स्य या मीन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर छाट कर लिखिए। तो ये सब 1 नंबर के 5 है, तो टोटल 5 नंबर का हुआ। पद्यांश पढ़ लेते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरे आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। का पहला भाग है, मैं सबसे छोटी हूँ से कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो आंसर इन सभी ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर क है, हमेशा अपनी माँ का साथ पाने की लालसा। इसका दूसरा भाग है, उपयुक्त कविता में किस संबंध को दर्शाया गया है। तो इसका भाग ख जो है, माँ बेटी। उसके बाद इसका तीसरा भाग है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात से क्या तात्पर्य है। तो इन सभी ऑप्शन में ख ऑप्शन जो है इसका आंसर है, पाल पोस कर माँ फिर साथ छोड़ देती है। उसका चौथा भाग है,
सदा शब्द के समान अर्थ बताइए। तो इन्हीं सभी ऑप्शंस में से जो ग ऑप्शन है वो आंसर है हमेशा या निरंतर। उसके बाद पांचवा भाग जो है, सज्जित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, इत या इत। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही हैं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। 5 मार्क्स का है। इसका आंसर है, आज भारतीय महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर रूढ़िवादी सोच कर पार कर विभिन्न व्यवसायों और सेवाओं में कार्यरत हैं। महिलाएं संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग या अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, कहीं भी पीछे नहीं है। बैंकिंग, आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस और उद्यमिता प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता का लोहा मनवा रही हैं। वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में लड़कियां बाजी मार रही हैं। खेलों, सौंदर्य प्रतियोगिताओं, पत्रकारिता, लेखन, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, जज, प्रशासनिक आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। यहाँ तक कि राजनीति में भी वार्ड, सरपंच, प्रधान, विधानसभा, लोकसभा, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पदों पर भी अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही है। उसका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी 5 मार्क्स का है। विद्यालय की शैक्षिक यात्रा का वर्णन करते हुए माता जी को पत्र लिखें। तो इसका आंसर है, यहाँ पे एड्रेस लिखा गया है सबसे ऊपर, 102 राजहंस छात्रावास, लाजपत नगर, नई दिल्ली, दिनांक 25/10/2000। यहाँ पे जो भी आपको लगाना है 9/2/11 जो भी। आदरणीय माता जी, सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ छात्रावास में सकुशल हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, विद्यालय की तरफ से हम शैक्षिक यात्रा के लिए इस बार लखनऊ गए थे। उसी यात्रा के बारे में बताने के लिए मैंने यह पत्र आपको लिखा है। दिनांक 12 अक्टूबर को हम ट्रेन द्वारा लखनऊ रवाना हुए। ट्रेन में भी यहाँ पे हमने खूब मौज मस्ती की। लखनऊ पहुँचने के बाद एक बंगले में हमें ठहराया गया था। प्रातःकाल हमें लखनऊ की प्रसिद्ध जगहों पर ले जाया गया। माताजी, वैसे तो मुझे वहाँ की सभी जगह अच्छी लगी, परंतु वहाँ के भूल भुलैया किले को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। कारीगरी तथा योजनाबद्ध तरीके का ऐसा अनुपम उदाहरण कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ की काफ़ी सारी मीठी यादों के साथ हम सभी लौटे। पिताजी और भाई साहब को मेरा सादर प्रणाम तथा छोटी बहन को प्यार। आपका प्रिय पुत्र सुशील। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए चित्र का वर्णन लिखिए। ये भी 5 मार्क्स का एक चित्र है, इसका वर्णन करना है। उपयुक्त चित्र एक बाजार से संबंधित है। चित्र में हमें सड़क के दोनों ओर लगा बाजार नज़र आ रहा है। अनेक लोग दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो कुछ अपना सामान बेच रहे हैं। सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी चल रही है। सड़क के बीचों बीच एक तरबूजे की गाड़ी भी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।